Good evening and welcome all. Some urgent work, we change the session time from 5:30 to 7:30. And Kote sir, you can start the session for set ready. For new joiner, every Thursday we are conducting the session at 5:30 to 6:30. 5:30 to 6, Kote sir taking the session on set ready, and 6 to 6:30 we are reading Know Your Balance Sheet book in English. Mrs. Anjali Deshpande madam reading in English, and I am explaining in Hindi. Thank you all. Kote sir, you can start the session. Okay. Good evening to all. My name is MS Kote. I'm more than 10 to 12 years experience in the share market. Okay. Today we will discuss about why 95% people lose money in stock market and trading. The main reason is why 95% people lose money in stock market or trading. I'm not telling about delivery basis. Trading, intraday trading, maybe future trading. Okay, I will tell you the reason. Reason ये है क्यों 95% लोग ट्रेडिंग में पैसा गलाते हैं and only 5% people will earn the 95% का money. That is what we call elite group बताते हैं हम लोग उनको. elite मतलब higher level people, knowledgeable people. क्यों ऐसा होता है इंडिया में या वर्ल्ड में? पूरा जगह वर्ल्ड में भी देखिए तो 95% इंट्राडे ट्रेडिंग में पैसा लॉस करते हैं एंड ओनली 5% अर्न करते हैं. इसके पीछे देयर आर सो मेनी रीजंस है इसके पीछे. ऐसा नहीं है कि मार्केट अच्छा है, मार्केट बुरा है. बाद में हम लोग बात करेंगे यार मार्केट अच्छा है. मार्केट इज ऑलवेज सुपर पावर, ऑलवेज सुपर पावर. मार्केट डेली अपने को सिखाता है मैं ऐसा हूं. अपने को मार्केट से ही लर्न करना है. क्यों हम लोग कहाँ मिस्टेक करते हैं? फर्स्ट थिंग एक ग्रीडी होते हैं हम लोग, लालच होते हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ. ठीक है, मैं भी डेली 1000 रुपए कमाता हूँ. एक दिन में 8 दिन के बाद एक दिन में पूरा 5000 जो कमाया 1 वीक में वो एक ट्रेड में होता है. यस, ये मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है. इसके पीछे रीजन है ग्रीडी, लालच. जितना मिलता है उतना लेना चाहिए, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, जिसको मार्केट के साथ फाइट नहीं करना चाहिए. मैंने कॉल लिया तो ऊपर ही जाना चाहिए, मैंने पुट लिया तो नीचे आना चाहिए, मैंने शेयर्स लिया तो ऊपर जाना चाहिए. वो फाइटिंग नहीं चाहिए. नेवर फाइट विद द मार्केट. मार्केट के साथ फाइट करना बेकार है. कितना भी पैसा रहने दो, आप करोड़पति रहने दो, लखपति रहने दो, या हाउ मच अमाउंट आपको कितना भी लगा दो, अगर मार्केट के साथ आप फाइट करते हो तो आपका पैसा लूज होना ही होना है, उसमें कोई डाउट नहीं है. मार्केट के साथ रहिए, मार्केट आपको अच्छा ऊपर लेके जाएंगे. इसके लिए नॉलेज चाहिए. नॉलेज कहाँ कहाँ का नॉलेज चाहिए? एक बाहर का मार्केट का चाहिए, एक टेक्निकल नॉलेज चाहिए, एक फंडामेंटल नॉलेज चाहिए. कहाँ से कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है मार्केट में, न्यूजेस क्या है, अर्निंग्स कैसा आ रहा है, सीमेंट सेक्टर कैसा हो रहा है, स्टील सेक्टर कैसा हो रहा है. सो ये सारा बात हम लोग लास्ट वीडियोज में चेक किया ऑलरेडी. सो ये अर्निंग्स के ऊपर, न्यूज के ऊपर एंड वर्ल्ड मार्केट के ऊपर हमारा मार्केट पे डिपेंड रहता है. सो हम लोग मार्केट के साथ फाइट नहीं करना है, मार्केट के साथ फ्रेंडशिप करके उसके साथ चलने का कोशिश करेंगे तो ही अपने को पैसा मिलेगा. अदरवाइज उनके साथ फाइट किया तो पैसा नहीं मिलने वाला है. क्यों 95% लोग लूज करते हैं? जहां तक मेरा नॉलेज है, फर्स्ट एक तो नॉलेज नहीं होता. फर्स्ट डे आने के बाद ही मैं डायरेक्टली कॉल एंड पुट में ट्रेड करता हूँ. नो एंड नेवर. फर्स्ट डे आने के बाद ही मैं इंट्राडे में ट्रेड करता हूँ. मत कीजिए. आपको पता होना चाहिए कि इंट्राडे क्या है, कॉल क्या है, पुट क्या है, ऑप्शन क्या है, तो ही आप कीजिए. फर्स्ट डे एक 10,000 रुपए लेके आया एंड आपने डायरेक्टली कॉल में लगा दिया. आपको पता ही नहीं कि मार्केट का ट्रेंड कहाँ से हो रहा है. ट्रेंड इज फ्रेंड बोलते हैं हम लोग. ठीक है, तो ट्रेंड का मूवमेंट लेके आपको कॉल एंड पुट लेना है. फर्स्ट डे आने के बाद आपको डायरेक्टली फ्यूचर में ट्रेड करना है.
वही मिस्टेक अपने को पैसे लेके जाएंगे, वही मिस्टेक। आप कितना भी पैसा लेके आओ, 1 लाख, 1 करोड़, 10,000, 10 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, अगर आपको मार्केट का नॉलेज ही सिर्फ पैसे के ऊपर ही आप डिपेंड है, सो मार्केट पैसा लेके ही जाएगी, आपको पता ही नहीं है ना क्या होने वाला है। ठीक है, सो फर्स्ट नॉलेज, सेकंड थिंग, पहला डिलीवरी बेस में कीजिए, बाद में मार्केट नॉलेज आने के बाद ऑप्शन के थ्रू कीजिए, थर्ड फोर्थ फ्यूचर में कीजिए। ऑलवेज रिस्क मैनेजमेंट। अगर मेरा कैपेसिटी है डेली 1,000 रुपए कमाने का, सो मुझे 500 रुपए लॉसेस लेने का चांसेस होना चाहिए या 800 रुपए होना चाहिए। ये रिस्क मैनेजमेंट बताता है आपको। ये रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर ही मार्केट चलता है, एंड आप सेफ हेवन से आप ट्रेड करते हो। जिसको रिस्क मैनेजमेंट ही पता नहीं, तो कहाँ से भी पैसा लेके, लोन लेके मार्केट में पैसा, बहुत सारे लोग मुझे फोन आता है, सर मैं 3 लाख रुपए पर्सनल लोन लिया, 2 लाख रुपए यहाँ पर करता हूँ। नो सर, ऐसा मत कीजिए। ठीक है, सो लोन लेके मार्केट, आपको क्या पता है कि कल मार्केट गिरने वाला है क्या बढ़ने वाला है, ये बताना टफ है। सो लोन लेके आया, आपका ईएमआई चला हो जाएगा, बाद में मार्केट अगर किसी रीजन की वजह से डाउन ट्रेंड आ गया, तो वहां पर ईएमआई भी देना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस में भी देखना पड़ेगा, अगेन आपका परेशानी होना जरूरी है। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट के साथ बाइंग कीजिए, नॉलेज के साथ बाइंग कीजिए, अच्छा ट्रेडर के साथ रहिए, देन ओनली यू कैन अर्न द मनी। मार्केट बहुत पैसा देता है, बट नॉलेज, जिसको नॉलेज है उसको पैसा मिलते हैं। ये मैंने भी किया था, बहुत सारे मैंने भी किया था ऐसे चीज। फर्स्ट डे आने के बाद, अगर फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देता हूँ, फर्स्ट डे क्रिकेट हम लोग स्टार्ट किया, इंडिया का और श्रीलंका का वॉट एवर क्रिकेट किया। मुझे पता नहीं है, पहले बैट तो पकड़ना सीखो ना। फर्स्ट डे आने के बाद मैं धोनी के जैसे हेलीकॉप्टर शॉट मारूंगा, या विराट कोहली के जैसा सिक्स करूंगा, या XYZ पर्सन के, अरे भाई पहले बैट सीखना सीखो। फर्स्ट वन वन रन सीखो, सेकंड 2 रन सीखो, थर्ड फोर्थ रन सीखो। सो धीरे 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 आप बाद में हेलीकॉप्टर शॉट करो, या जो भी करना है आपको करो, 4 6 जो भी करना है आपके लिए। आपको अगर पता ही नहीं है, तो फर्स्ट डे आने के बाद डायरेक्टली फ्यूचर ऑप्शन में या फ्यूचर में काम करना गलत है, ये गलत है मेरे लिए। ठीक है, सो ये एक इम्पोर्टेंट लेसन बता रहा हूं मैं आपको। अगर किसी को अच्छा लगता है, बुरा लगता है, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम, बट बेसिक रीजन है, मार्केट में इनिशियली आने के बाद डिलीवरी बेस करना चाहिए, अच्छा क्वालिटी का शेयर्स लेना चाहिए, देन ओनली आप 4 करना है या 6 करना स्टार्ट कीजिए। वो एक थिंग। सेकंड थिंग, आपको मैं और एक चीज बताता हूँ। मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट जिसके पास है, 1 लाख का 1.5 लाख 2 लाख बनाना आसान है। डिलीवरी बेस 1 लाख अगर आपके पास है, 1.5 लाख रुपए बना सकते हैं या 2 लाख रुपए बना सकते हैं। अगर 1 करोड़ का 2 करोड़ बनाना इतना आसान नहीं है। ठीक है, अगर आपको आसान चाहिए, पैसा आराम से आना चाहिए, तो मार्केट में मत आइए। यहाँ पर रिस्क है, हाई रिस्क हाई प्रॉफिट, लो रिस्क लो प्रॉफिट। ठीक है, अगर आपके पास पैसा ही आना है, एक काम कीजिए, 100 करोड़ आप FD रखिए, 1%, 2%, 3%, 4% RBI जो बता रहे हैं उसके हिसाब से, 4% के हिसाब से आप पर ईयर के हिसाब से आप घर में बैठ के ले लीजिए, 4 करोड़ 5 करोड़ रेडीमेड इनकम। बट मेरे कैपेसिटी ही नहीं है ना 100 करोड़ रखने का। सो यहाँ पर अगर पैसा है, स्मॉल अमाउंट हो या बड़े अमाउंट हो, यहाँ पर स्मॉल अमाउंट है, 10,000 से भी चालू करो आप, बट अच्छा क्वालिटी सेल्स के साथ अगर चालू किया, तो आपका पैसा धीरे 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 बढ़ने का कोशिश करेगा। ठीक है, सो यहाँ पर एक रिस्क मैनेजमेंट बहुत 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 जरूरी होता है। ठीक है, जहां तक मेरा नॉलेज है, मैं भी पहले यहाँ से ही गुजर के लिटिल बिट नॉलेज बताने का लेवल पे अब भी आया हूँ। यहाँ पर कुछ स्टेजेस होता है, मैंने सब लोगों को बताया था, पेन एंड पेपर ले लीजिए, जितना छोटा सा नॉलेज मैं शेयर करूंगा। यहाँ पर 95% इसलिए पैसा गलाते कि वो कोई फ्रेंड्स का, कोई XYZ पर्सन का नाम मैंने शेयर्स लिया वो बढ़ना ही चाहिए, ऐसा कहां पर भी वर्ल्ड में लिखा नहीं है। ठीक है, वर्ल्ड में लिखा नहीं है। मैंने अगर बाई किया तो वो ऊपर ही जाना चाहिए, ऐसे किधर भी वर्ड नहीं है।
मार्केट है सुपर पावर, ऑलवेज सुपर पावर, वो जाएगा भी नहीं भी जाएगा, वो उनको डिपेंड है। यहाँ पर फॉरेनर्स है, यहाँ पर इंडियंस है, यहाँ पर रिटेल्स है, उनका पैसा उनके विड्रॉ कभी करना है, डिपॉजिट कभी करना है, बाइंग कभी करना है, वो लोग डिसाइड करेंगे ना उनका पैसा। थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में 2000 3000, लास्ट मंडे से मार्केट नीचे आ रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, डेली 2000 करोड़ सेलिंग कर रहा है एफआईआईस। गलती से आज मंथली एक्सपायरी की वजह से सारे थोड़ा रिकवरी आ चुका है। नेक्स्ट वीक मुझे लगता है कि और एक अच्छा रिकवरी मार्केट में आना चाहिए। ठीक है, ये सेकंड थिंग, स्टेजेस है मार्केट में। स्टेजेस मतलब एग्जाम्पल के हिसाब से, जैसे हम लोग एक म्यूजिक बनाते हैं, स री ग म प द नी सा, जैसा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स है, वैसे ही यहाँ पर भी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है हमारा मार्केट में। अगर म्यूजिक बिना स री ग म प के इंस्ट्रूमेंट से नहीं बनता है अच्छा, तो यहाँ पर भी कुछ लेवल से, स्टेजेस से सीखना है, उसके बाद ही वो एक अच्छा प्रोडक्ट बनेगा। फर्स्ट क्या है, शो ऑफ। शो ऑफ मतलब कुछ भी दिखाना। बहुत सारे लोग आजकल कुछ भी दिखाते हैं, मैंने 10 लाख रुपए कमाया, मैंने 20 लाख रुपए कमाया, मेरा पास घर है, मेरा पास कार है, मेरे पास XYZ है, मैं यहाँ पर गया, वहां पर गया, वर्ल्ड टूर करके आया। दैट इज ऑल कॉल्ड शो ऑफ। कभी आपने देखा है मुकेश अंबानी सर, उनका घर दिखा है क्या? वर्ल्ड 7th या 8th में आ जाएंगे टॉप लेवल में। मुकेश अंबानी सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज का ओनर मुकेश अंबानी सर, कभी उनका घर देखा है कि किसी ने अंदर देखे? नहीं दिखा है। शो ऑफ नहीं करेंगे। शो हम लोग क्या करते हैं, 10,000 कमाया, 20,000 कमाया, ऐसा किया वैसा किया, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगलो है, मेरे पास ये है, मैं फॉरेन टूर गया। कभी किया है कि मुकेश अंबानी सर मेरे पास बंगलो है करके? नहीं किया। कभी देश का नंबर 1 पर्सन, जो रिचेस्ट पर्सन है स्टॉक मार्केट में, राकेश झुनझुनवाला सर, वो कभी उनका घर देखा है क्या कोई? कभी शो ऑफ किया है क्या? नहीं किया, नहीं बताते। कभी डीमार्ट का ओनर का घर देखा है क्या आपने? वो उनसे भी बड़ी दौलत वाला पर्सन, डीमार्ट का ओनर दमानी सर करके, उनका घर कभी देखा है कि हम लोग ने? कहाँ पर, तो मैं यहाँ पर इतना कमाया है, यहाँ पर इतना। शो ऑफ नहीं करना है अपने को। बड़े लोग जो होते हैं वो शो ऑफ नहीं करते। बाकी का मीडियम बहुत सारे लोग करते हैं, दैट इज डिपेंड अपॉन देयर व्यूज एंड देयर वैल्यूज। ये शो ऑफ को डरिए थोड़ा, उनको इतना वैल्यू मत दीजिए। सेकंड थिंग, स्ट्रगल। स्ट्रगल स्ट्रगल करना पड़ता है अपने को। इस स्ट्रगल में क्या होता है कि लॉसेस होता है। स्ट्रगल करने में पहले सीखने में लॉसेस होता है। थर्ड थिंग, सर्वाइवल। थर्ड थिंग, सर्वाइवल। सर्वाइवल में क्या होता है, कभी प्रॉफिट होता है, कभी लॉसेस होता है, कभी प्रॉफिट होता है, कभी लॉसेस होता है। ये अभी मैं सर्वाइवल में बैठा हूं। पहले शो ऑफ, प्रॉब्लम, स्ट्रगल करके सर्वाइवल में लिटिल बिट हम लोग अभी बैठे हैं। फोर्थ थिंग है स्टेबिलिटी। हाँ, आपको तभी पता चलेगा, हाँ यार यहाँ पर ये किया तो यहाँ पर ये हो जाएगा। स्टेबिलिटी आना चाहिए आपको, खुद को आना चाहिए पहले स्टेबिलिटी। तो वो MS कोटे क्यों बता रहे ये कॉल ऊपर जाएगा, मैं चेक करूं क्या? ये क्वेश्चन आपके ऊपर आना चाहिए, आप मन में चेक करना चाहिए, ये झूठ बोल रहा है क्या सही बोल रहा है। वो एक स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी जिस दिन आपके पास आएगा, प्रॉफिट मिलना चालू हो जाएगा। फोर्थ, सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी, स्टेबिलिटी, ओके। फिफ्थ और एक होता है स्केल। स्केल मतलब एक स्किल टाइप, 1 लाख से 1.5 लाख बनाना, 10,000 से 20,000 बनाना, 20,000 से 40,000 बनाना है। एक आपके पास एक स्केल होना चाहिए। इसके बाद सब कुछ चीजें अगर आपने अंडरस्टैंड करके लिया, तभी आपको वर्ड, लास्ट वर्ड मिलेगा सक्सेस। लास्ट वर्ड मिलेगा सक्सेस आपको। ठीक है, ये सक्सेस में क्या होता है, सब चीजें आपको पता चलता है कि मार्केट में क्या चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, सक्सेस हो जाएगा। यहाँ पर मार्केट में रूल्स एंड रेगुलेटरी बेसिस में ही काम करना है। विदाउट रूल्स फाइट नहीं करना है, नहीं करना है एंड नहीं करना है।
यहाँ पर बहुत सारे लोग फंडामेंटल के साथ जाएंगे, बहुत सारे लोग टेक्निकल के साथ जाएंगे। मैं थोड़ा टेक्निकल के साथ जाता हूँ ऑलवेज। अलॉन्ग विथ द टेक्निकल, आपके घर में मतलब इंडिया में क्या चल रहा है, इंडिया का साइक्लिकल कैसा चल रहा है, कोविड का क्या चल रहा है, फॉरेन में क्या चल रहा है, ब्रिटेन में क्या चल रहा है, अमेरिका में क्या चल रहा है, क्यों आज गोल्ड ऊपर जा रहा है, क्यों आज मार्केट ऊपर गया। द रीजन बिहाइंड इट इज, अमेरिका में कल फेडरल मीटिंग का जनरल मीटिंग हो गया, वहां का जो जेरोम पॉल सर है, उन्होंने बताया कि हम लोग अभी इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि अमेरिका में थोड़ा हायर इन्फ्लेशन बढ़ गए, हम लोग इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे, इसलिए हम लोग थोड़ा टाइम लेंगे, 23 तक टाइम लेंगे। ये गुड न्यूज मार्केट को आ गया। आप गोल्ड भी चेक कीजिए, सिल्वर चेक कीजिए, इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे करके सब मार्केट अप चला गया। सो ये सारे पोर्टफोलियो जो है, ये पूरा स्टडी करके आप इसमें एंटर हो जाइए। ये मार्केट बहुत ही अच्छा है, सुपर पावर है, बट नॉलेज बहुत 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 जरूरी है। इसलिए लोग बिना नॉलेज के लोग किसी से पैसा लिया, अगर मैं मेरा फ्रेंड से पैसा लिया 20,000, कल लाके मैं 30,000 करके दे दूंगा, मत कीजिए वैसा। मत, अगर पैसा नहीं है तो मत एंटर कीजिए। अगर आपका खुद का पैसा है तो ही एंटर कीजिए, अदरवाइज उधारी लेके काम मत कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये घर लिया, ठीक है, मैंने दिखाया आपको ये घर मेरा है, मेरा ऐसा है वैसा है, मैं मेरा बड़ा फ्लैट है, 50 लाख का फ्लैट है, ये है वो है, 5 लाख रुपए उधर ही लिया, लोन लिया। वो आपको पता नहीं होता मैं किससे लोन लिया, ठीक है, मैं सिर्फ शो ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास गाड़ी है, नीचे वैगनर है या मारुति है या हुंडई है, वो भी ईएमआई में है, घर भी ईएमआई में है। मैं कहाँ बात कर रहा हूँ, बड़े बड़े बातें कर रहा हूँ, मैं इतना कमाता हूँ उतना कमाता हूँ। जब मार्केट नीचे आएगा क्या आप मिलेगा क्या नहीं, वो क्वेश्चन चेक कीजिए आप। जब मार्केट नीचे आएगा, ईएमआई वाला आएंगे, गाड़ी वाला आ जाएंगे, तो शो क्यों करने चाहिए, आप कहाँ रहेंगे मार्केट जब नीचे आएंगे। सो शो ऑफ नहीं करना चाहिए, उधारी पैसा लेके नहीं ट्रेड करना चाहिए। जितना आपके पास पैसा है, चाहे वो 5,000 हो, चाहे वो 10,000 हो, चाहे वो 20,000 हो, अच्छे क्वालिटी ऑफ शेयर्स में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, वो आपको पैसा मिलेगा। रियल एस्टेट सेक्टर, मेटल सेक्टर अच्छा चल रहा है, इवन फ्यूचर में बैंकिंग अच्छा होने वाला है, लाइक पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बहुत सारे पैसा आने का चांसेस है। अच्छा गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है इंडस्ट्री को, एथेनॉल के इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं, शुगर शेयर्स आप ले सकते हैं। ऐसा अच्छा क्वालिटी का शेयर्स ले, डायरेक्टली मार्केट सुबह 9:15 में ओपन होता है और मैं 9:16 में बाइंग करूंगा और 9:30 में ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं होता। कभी कभी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, बट डेली नहीं हो सकता है। वो आपको टाइम देना पड़ता है, 9:30 तक वेट कीजिए। मैंने लास्ट वीक में बताया था, ओपन हाई ओपन लो वो वर्कआउट होता है, उसमें आप पहले देखिए, उसके बाद 9:30 के बाद ट्रेड कीजिए। वो इंट्राडे, स्पेशली इंट्राडे वालों के लिए। अगर डिलीवरी लेना है तो वेटिंग का कैपेसिटी, पेशेंस होना बहुत जरूरी है। मैं लास्ट 1 वीक से मेटल सेक्टर बता रहा हूँ। आज किसी ने तो मुझे एसएमएस किया, सर थैंक यू, आपके वजह से मुझे XYZ अमाउंट मिल गए, 2K 3K। थैंक यू मैडम, वो आपका पैसा आपका मनी, सिर्फ लिटिल बिट पेशेंस आपने रखा है, वो बढ़ गया। फाइनली एवरीथिंग इज आपका, ओनली गाइडेंस मेरा हो सकता है, बट पैसा आपका, आपका अकाउंट में, आपका इसमें ही रहेगा, आप ही प्रॉफिटेबल रहे। थैंक यू फॉर दैट। ठीक है, होता है वैसे, नहीं होता ऐसा कुछ नहीं है, बट नॉलेज चाहिए, कौन सा क्वालिटी का शेयर्स लेना चाहिए, कौन सा सेक्टर लेना चाहिए, आप डिसाइड कीजिए, उसके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। डायरेक्टली इंट्राडे में मत आइए, मैं बहुत लास्ट 2 महीने से बता रहा हूँ, इंट्राडे डायरेक्टली मत आइए, डायरेक्टली ऑप्शन में मत आइए। ऑप्शन में बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड है, वी विल डू वन अनदर प्रोग्राम इन ऑप्शन, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बट उसके लिए टाइम लगेगा, नॉलेज चाहिए। ठीक है, सो डायरेक्टली ऑप्शन में मत जाइए। ऑप्शन में ट्रेंड इंपॉर्टेंट है मार्केट में। मार्केट में ट्रेंड इज माय फ्रेंड बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं मार्केट में ट्रेंड इज माय फ्रेंड। ठीक है, ट्रेंड अपसाइड है
तो अप साइड जाएगा, ट्रेंड डाउन साइड है तो डाउन साइड जाएगा। ये डिसाइड कौन करेगा? मार्केट करेगा। बट उसके साथ साथ आपको थोड़ा टेक्निकल नॉलेज होना बहुत 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 जरूरी है। विदाउट टेक्निकल नॉलेज डायरेक्टली ऑप्शन एंड फ्यूचर में मत आइए आप। ये मेरा रिक्वेस्ट है, पर्सनल रिक्वेस्ट है। अच्छा डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए। आजकल आईपीओ डबल पैसा दे रहा है। एक आज लिस्ट हुआ है तत्व करके, बहुत सारे लोगों को लास्ट वीक में किसी ने तो लिया, डबल हो गया पैसा। 15 दिन में डबल होना आईपीओ भी आ रहा है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक डीमैट अकाउंट ओपन करना है, वहां पर आपका ही पैसा रहेगा, वो अप्लाई करना है। अगर लग गया सो वेल एंड गुड, 15-20 दिन के बाद पैसा डबल हो रहा है। वो आज मोर देन 200 रुपीज दे दिया तत्व चिंतन करके आईपीओ में। लास्ट वीक में कौन सा अपना फूड जोमेटो जोमेटो आया था, 75-80 रुपीज में आईपीओ अप्लाई करने के लिए बताया था, 120-130 हो गया। सो ऐसा बहुत सारा आईपीओ ऑनलाइन। फ्यूचर में एलआईसी आ रहा है एंड अपना फूड बेवरेज का केएफसी आ रहा है, केएफसी एंड एलआईसी, पेटीएम, बहुत सारे कंपनीज का आईपीओ ऑन द लाइन। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डीमैट अकाउंट ओपन करके आपको वेट करना पड़ेगा, वो कभी आएंगे। उसके पास जब आएंगे तभी अप्लाई करना पड़ता है। अप्लाई करने के बाद ही आपको अगर मिल गया तो लिस्टिंग के दिन भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लिस्टिंग के लिए 15 डेज लगता है। 15 डेज में आप प्रॉफिट बुक करके आपका पैसा डबल होगा या ये होगा, डिपेंड अपॉन द आईपीओ। डबल हर आईपीओ में नहीं होता, बट 20-30% या 15% 15 डेज में मिलना जरूरी है। ठीक है, अच्छा। सो आपको ईयरली कितना चाहिए? 1% चाहिए, 2% चाहिए, 3% चाहिए, 4% चाहिए? सीधा बैंक एफडी में जाइए, एसबीआई जाइए, कैनरा बैंक जाइए, एक्सवाईजेड में जाइए, जो भी बैंक है, नमस्ते कीजिए एफडी को, सर मेरा एफडी बढ़ा दो, वहां पर रखिए, वेट कीजिए, 7 इयर्स 10 इयर्स हो जाएगा। अगर रिस्क लेके आना है तो हमारा मार्केट में आ जाइए। इंडियन मार्केट में 15%, 20%, 25% बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, कभी मार्केट अच्छा है तो 30 भी हो जाएगा, बट एवरेज 15% पर ईयर आप कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में एंड स्टॉक मार्केट में। ठीक है, यहाँ पर रिस्क है तो प्रॉफिट है। रिस्क, लो रिस्क कहाँ पर है? एफडी में है। सीधा सीधा जाइए, एफडी एक बार रखिए, 5 साल के बाद वहां पर पैसा डबल हो जाएगा। मे बी 70-80% आपका पैसा बढ़ेगा विदाउट रिस्क। अगर रिस्क लेना है तो यहाँ पर आइए, पैसा भी है यहाँ पर। सो डिपेंड अपॉन यूर व्यू। मैं मेरा कहना यह है फाइनली कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कीजिए। थोड़ा पैसा, अगर 1 लाख रुपए है तो 30-35-40% इक्विटी में डालिए, 20,000 डेट में डाल दीजिए, एफडी में या 20 इसमें, थोड़ा गोल्ड में डाल दीजिए, थोड़ा सिल्वर में डाल दीजिए, थोड़ा बॉन्ड्स में डाल दीजिए। ऐसा अगर आप करते हो तो आपका पैसा लेस होने का चांसेस 99% नहीं है। अगर किसी रीजन की वजह से मार्केट गिर गया तो आपको गोल्ड देगा, एफडी देगा। अगर किसी रीजन की वजह से गोल्ड नीचे आ गया तो आपको मार्केट देगा। सो देर आर द चॉइस, आपके पास वो चॉइस है कहां पर पैसा लगाना है, कहां पर नहीं लगाना है। फाइनली मेरा रिक्वेस्ट इतना ही कि मार्केट दिन भर दिन वर्ल्ड मार्केट में, हमारा एशिया में, इंडिया का एमर्जिंग मार्केट में, एमर्जिंग मार्केट करके कहलाते हैं लोग। ठीक है, एमर्जिंग मार्केट में ग्रोथ बहुत फास्ट होते हैं, इसलिए बाहर का वर्ल्ड मार्केट का पीपल इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आई डोंट नो कभी कौन सा लेवल क्रॉस होगा। बहुत सारे लोग, अभी लास्ट मंथ में ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि 16,000 क्रॉस होगा का, एक 50 पॉइंट की वजह से वहां से नीचे आया। नो प्रॉब्लम, वो एक साइकोलॉजिकल माइंड है। 16,000 वो हो सकता है नेक्स्ट वीक में हो जाए, हो सकता है कि अगले मंथ में हो जाए। बट इमर्जिंग मार्केट, इंडिया बहुत डेवलपिंग कंट्री हो रहा है वर्ल्ड में। मैक्सिमम बाहर का कंट्रीज इंडिया में पैसा डाल रहा है, इंडियन इकोनॉमी के ऊपर भरोसा है। सो ये मार्केट आपको ये ईयर एंड तक, मे बी अगले ईयर एंड तक अच्छे अच्छे न्यू हाइज आपको देखने के लिए मिल सकता है। इसलिए बी विद द मार्केट, बी विद द फंडामेंटल रिसर्च, बी विद द
रेगुलर इनकम के लिए रेगुलर इन्वेस्टमेंट कीजिए। इनकम थोड़ा लेट आ जाएगा बट अच्छा आ जाएगा, ये मेरा कहना है। किसी को अगर हेल्प चाहिए तो मेरा ले लीजिए, जैसा कोई XYZ पर्सन, मेरा कलीग्स, फ्रेंड्स हेल्प ले रहे हैं, आप भी ले सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं लिख के दे दूंगा प्रॉफिट आज मिलेगा आपको 2000 रुपये, नो, नेवर, नमस्ते। प्रॉफिट लिख के कोई दे सकते हैं, आपका लक, मेरा व्यू, आपका व्यू, जो भी रहेगा मिल के काम करेंगे तभी सक्सेसफुल हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि मैंने बताया कि ऊपर जाएंगे, नो प्रॉब्लम। मेरा नंबर है 9823199515। यहाँ पर SMS कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, जो भी डिफिकल्टीज है आपका, मैं आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, सपोर्ट करने का कोशिश करता हूँ। कोशिश करके हम लोग सब साथ में जाएंगे। डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए, अवेयरनेस बहुत हो रहा है मार्केट में। हाँ, और एक थिंग, बहुत सारे लोग झूठ बोल के भी अकाउंट लेते हैं। मेरा लाइफ में मैंने ऐसा कभी काम नहीं किया, ठीक है, जो है वो सच किया है। म्यूचुअल फंड भी अच्छा है, इक्विटी भी अच्छा है। बहुत बहुत सारे लोग प्रॉब्लम क्रिएट करके म्यूचुअल फंड अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ऐसा क्रिएट करके आपको परेशानी हो सकता है। मगर ये दोनों इंडस्ट्री अच्छा है। इक्विटी बढ़ गए तो म्यूचुअल फंड बढ़ता है, म्यूचुअल फंड नीचे आए तो इक्विटी नीचे आता है, क्योंकि दोनों भाई भाई है। ठीक है, यहाँ पर आपको डिसीजन आपको लेना है, मुझे नहीं लेना। डिसीजन आपको सही तरीके से कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है वो चेक करके आप लीजिए। रेगुलर इन्वेस्टमेंट कीजिए, कांटेक्ट में रहिए। डेली हम लोग कमाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेगुलर कमाएंगे। मैं इंट्राडे का लेवल्स में कोशिश कर रहा हूँ कि अपसाइड आने का, बट एक दिन शायद छोटा मोटा नॉलेज से स्टार्ट किया है, शायद वी कैन डू ए गुड इन फ्यूचर। ओके, ओके सीए सर, आपके Thank you, तरफ। Koti sir. You are every week you are guiding us in different way. Thank you very much. We have one question. We'll take the question end of the session at 6:30. Those who are new joined, for them, every Thursday we are conducting this session from 5:30 to 6:30. 5:30 to 6 we are taking knowledge on share trading by Kote sir, and 6 to 6:30 we are reading my book Know Your Balance Sheet. First English reading by Anjali Deshpande madam. She is a content writer and also editor of my book Know Your Balance Sheet. And after that I am explaining in Hindi. Due to some reasons, this Thursday we are changing time from 5:30 to 7:30. So we'll start book reading session. Anjali madam, over to you. You can start in English reading books. Yes, thank you, HR sir. Thank you, madam. I am Anjali Deshpande, editor of this wonderful book, Know Your Balance Sheet, authored by C.H.R. Chaudhary. And I have 12 years of experience in technical content writing. So with this brief introduction, I will start the reading of the book. Today we start with a new chapter, components of balance sheet. So balance sheet consists of liabilities and assets. Liabilities describe the sources of the funds and how much money is brought into the business. Assets explain where the funds have been utilized in the business. So we'll have a look at the liabilities. So first component is capital account. Capital account consists of the total amount invested by the owners in their business. More the capital, more the strength of the balance sheet. In other words, the business owners should refrain from withdrawing unnecessarily from the capital. Rather, they should reinvest the capital in business itself for the growth of the business. Next component is drawings or owner's draw. So owner's draw, usually called drawings, refers to the amount taken out by the owner out of the business. Owner's draw decreases the owner's capital account. Just because the business is profitable on paper doesn't mean there is enough bank balance
available in the book. Before drawing, the owner must consider both short-term and long-term needs for money coming into the business. Maintaining a strict budget and not overspending is the sign of a prudent entrepreneur. So how much should the owner draw from the business? Owner can draw as much as he or she wants anytime. However, it is a good practice for the owner not to take a draw until the business has a positive cash flow. Else, the business can face working capital gap, and the owner may have to resort to bank loan or unsecured loan. So, next component is unsecured loans. Unsecured loan is given on the basis of borrower's credit worthiness rather than any collateral or security. Borrowers must have a high credit rating to be approved for certain unsecured loans. An unsecured loan includes credit card, student loan, and personal loan. Business loans are generally taken from relatives, friends, and NBFCs, etc. Unsecured loan is the most expensive loan as compared to other loans. As per Income Tax Act, a loan of more than 20,000 rupees in cash attracts a penalty equal to the loan amount. A loan of more than 50,000 rupees by account pay check from friends is treated as gift. If it is not repaid, then this amount is treated as an income in the hands of the recipient by the Income Tax Department. Unsecured loan from proprietor, partners, and directors is considered as quasi-equity while calculating the company's debt-equity ratio. A loan sanction from bank is subject to taking declaration that such loan from the owners is not repaid till the date of loan tenure to such proprietor, partners, and directors. If bank considered such unsecured loan as a quasi-equity. This HR sir will explain better, I think. Some banks also provide unsecured loan considering last 3 years balance sheet and ITR. However, the rate of interest is pretty steep, that is very high. It is not advisable to go for it unless it is very urgent. Interest on unsecured loan from NBFC is subject to TDS under the Income Tax Act. Section 269 SS of the Income Tax Act prohibits any person from taking or accepting from any other person any loan or deposit in any other way than by account pay and cross check or bank draft where the amount is more than 20,000 rupees. Similarly, Section 269T prohibits the repayment of any loan or deposit other than by account pay and cross check or bank draft if the amount is more than 20,000 rupees. If any of the above provision is violated, then IT assessing officer can levy penalty up to 100% of amount repaid or more. So I'll stop here. Over to you, HR sir. You can continue secured loan also. You can continue. Entire secured loan? No, up to this. Okay. So next is secured loan. Secured loan is given by the lender on collateral of the movable and immovable assets owned by the organization. The debt is thus secured against the collateral in the event of a default. The lender takes possession of the asset used as collateral and may sell it to regain some or the entire amount originally loaned to the borrower if loan is not repaid. So what is accepted as collateral?
any asset that your lender accepts as collateral and is legal can serve as collateral. In general, lenders prefer assets that are easy to value and are liquid. For example, money in the bank in fixed deposit. Lenders know how much it's worth and is easy to collect. Some common types of collateral include automobiles, investments, insurance policies, machinery and equipment, real estate, including your own home, valuables and collectibles. Should I continue, sir? Yes, thank you, madam. I will take it. Yeah. Okay, right. Over to you, HR. Yes, thank you. Thank you, Anjali madam. We are already completed first chapter, component of profit and loss account, trading in profit and loss account. Today, we are going to discuss the chapter 2, component of balance sheet. बैलेंस शीट के बारे में हम लोग चैप्टर सेकंड में डिटेल में हम लोग देखेंगे. चैप्टर फर्स्ट में हम लोग देखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट्स में क्या क्या इंपॉर्टेंस है, आप उससे क्या क्या जानकारी ले सकते, ट्रेडिंग अकाउंट से क्या जानकारी ले सकते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको क्या मिलेगा, ये सब चीजें हम लोग चैप्टर 1 में देखा. अभी चैप्टर 2 में इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट. जिससे बिजनेसमैन जब बैलेंस शीट सामने आया तो सबसे इंपॉर्टेंट उनको क्या देखना है. बहुत सारे बिजनेसमैन लोग, नॉन फाइनेंशियल लोग होता है, उसके लिए स्पेसिफिकली ये जो बुक है उनके लिए स्पेसिफिक लिखा हुआ है फॉर नॉन कॉमर्स जो बिजनेसमैन है उनके लिए. जैसे लाइबिलिटी बोले तो क्या, जैसे आपका बिजनेस में जो फंड आता है बाहर से, तो बहुत सारे अलग अलग तरीका से आता है. एक तो कैपिटल की तरफ से आता है, अनसेक्योर्ड लोन की तरफ से आता है. सेक्योर्ड लोन्स के हिसाब से आपका बैलेंस शीट में जो इनफ्लो होता है वो ऑल वी आर शोइंग इन द लाइबिलिटीज. जो अपने को क्रेडिटर से पैसे भी देना रहते हैं, सब चीजें जो है वो लाइबिलिटी साइड में रिफ्लेक्ट होता है. असेट साइड में क्या होता है, असेट साइड में जो फंड आया अपना, वो जो इन्वेस्टमेंट हुआ, जैसे आप वो मशीनरी में इन्वेस्टमेंट किया, कुछ एफडी में इन्वेस्टमेंट किया, कुछ आप आरडी में इन्वेस्टमेंट किया, इसके लिए जो भी अपने जो फंड आया वो इन्वेस्टमेंट किया, वो सब आपका असेट्स में रिफ्लेक्ट होता है. हम लोग अभी एक एक हेडिंग डिटेल में लायबिलिटी की साइड का हम देखेंगे. कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट कंसिस्ट ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन देयर बिजनेस. जो कैपिटल अकाउंट है, जो बिजनेस जो ओनर है उनका खुद का जो पैसे है वो बैंक में अपना बिजनेस में जब वो इन्वेस्ट करेंगे उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं. जैसे आपका प्रॉपर्टी कंसर्न है, आप कुछ बिजनेस में पैसे डाला तो आपका वो कैपिटल बनता है. जैसे आप पार्टनरशिप फर्म है, आप पार्टनरशिप फर्म में आपका जो इंट्रोडक्शन किया कैपिटल, तो उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं. जैसे प्रॉपर्टी कंसर्न में आप इक्विटी शेयर कैपिटल आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें. जैसे कैपिटल बढ़ता है, जैसे आपका बिजनेस का स्ट्रेंथ, बैलेंस शीट का भी स्ट्रेंथ आपका बढ़ जाता है. बहुत सारे लोग बिजनेस का जो पैसा रहते हैं वो विड्रॉल करते हैं, जैसे आपका उनका कैपिटल कम हो जाता है. जैसे बिजनेस का कैपिटल कम होता है तो आपका जो खुद का पैसे है वो बाहर आप दूसरा तरफ से इन्वेस्टमेंट हो जाता है. दिस इज नॉट एडवाइजेबल. आपको ज्यादा से ज्यादा आप कैपिटल विड्रॉल नहीं होना चाहिए. ज्यादा से ज्यादा जो कैपिटल है आपका बिजनेस में री इन्वेस्ट होना चाहिए. बहुत सारे लोग कैपिटल विड्रॉल करते तो उनका कैपिटल डेबिट बैलेंस दिख जाते हैं. तो जब वो डेबिट बैलेंस में आ जाते तो आपका बैलेंस शीट का जो स्ट्रेंथ है वो नेगेटिविटी दिख जाते हैं. जैसे बैंक, जब आप बैंक लोन के लिए जाएंगे तो बैंकर्स आपको पूछेंगे कि आपका पैसे बिजनेस में कुछ है ही नहीं, अपने पूरा बिजनेस का जो भी अपने पैसे है वो आप विड्रॉल कर दिया, तो वी शुड इन्वेस्ट अवर ओन मनी आल्सो. ये ड्राइंग्स क्या होता है हम लोग डिस्कस करेंगे. ड्राइंग्स मीन्स अमाउंट टेकन आउट ऑफ द, जो बिजनेस का में आपने जो पैसे डाला है वो आप विड्रॉल करेंगे बिजनेस से एज ए ओनर, तो उसको ड्राइंग में हम लोग डालते हैं. जैसे अपने बिजनेस से ड्राइंग्स लेंगे, पैसे वापस आप विड्रॉल करेंगे, आपका कैपिटल कम हो जाता है.
बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है, जैसे मेरा जो बिजनेस का नहीं तो प्रॉफिट मेरा 2 करोड़ दिख रहे, बट मेरा बैंक में पैसे सिर्फ 10 लाख ही है। ये बहुत सारे बिजनेसमैन का क्वेश्चन रहता है। बट ये जो प्रॉफिट है और आपका जो बैंक अकाउंट है, इसका दोनों का रिलेशन नहीं है। ये जो प्रॉफिट है ये अनरियलाइजेबल प्रॉफिट देखेगा आपका। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जैसे आपका सेल हो गया, परचेज हो गया, बाकी जो एक्सपेंसेस हो गया, तो आपका जो प्रॉफिट दिखेगा वो अनरियलाइजेबल होता है। जैसे बैंक अकाउंट रहता है वो रियलाइजेबल रहता है। जैसे आपका बहुत सारे पैसे आपका कस्टमर की इधर 1.5 करोड़ आपका 31 मार्च को आउटस्टैंडिंग है, तो वो जो प्रॉफिट है आपका जो पैसे है वो सब आपका कस्टमर के पास हुआ रहते, बट आपका प्रॉफिट आज आपको टैक्स भरना पड़ेगा, बट बैंक में इवन अपने पैसे पूरा कस्टमर से आपको पैसे नहीं मिला है। ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है, सर मेरा तो प्रॉफिट 2 करोड़ दिख रहा है, बट बैंक में तो 10-20 लाख ही है। इसमें एक तो पैसे आपका दूसरा जगह पे इन्वेस्टमेंट हुआ रहते, नहीं तो आपका जो पैसे है वो आपका 31 मार्च एंड को आपका कस्टमर के पास रहता है। ये आपका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिकॉज प्रॉफिट और आपका बैंक दोनों अलग अलग होता है। जैसे आप विड्रॉल करेंगे तो आपको ये भी डिसाइड करना है आपको शॉर्ट टर्म के लिए लगेगा क्या लॉन्ग टर्म के लिए लगेगा, ऐसे सोच के आपको बिजनेस से विड्रॉल करना बहुत जरूरी है। जैसे प्रॉपर्टी कंसर्न रहते, अभी पार्टनरशिप फर्म से उधर बहुत सारे विदाउट प्लानिंग कैपिटल विड्रॉल होता है, तो दैट इज नॉट एडवाइजेबल। बाकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपको कुछ रिस्ट्रिक्शन से लिमिटेशन से, बट इन केस ऑफ प्रॉपर्टी कंसर्न और पार्टनरशिप फर्म में आप कितना भी विड्रॉल कर सकते हैं, उसके लिए उधर ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम होने का चांसेस बहुत हो सकते हैं। हाउ मच शुड द ओनर ड्रॉ फ्रॉम द बिजनेस? अब एज ए ड्रॉइंग आपको कितना विड्रॉल करना है? एज ए ओनर कंपनी तो आपका ही है, आप कितना भी विड्रॉल कर सकते, बट आपका गुड प्रैक्टिस क्या रहेगा? तो आपका गुड प्रैक्टिस ये रहेगा, पहले आपको बिजनेस का कैश फ्लो का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। सपोज आपका बैंक में आफ्टर पेइंग ऑल योर EMI, आपका सैलरी, क्रेडिटर्स सब पेमेंट होने के बाद आपका बैंक में सरप्लस पैसे दिख रहे, तो आप उसका विड्रॉल आप कर सकते। उसके लिए आपको एनालिसिस करना है, नहीं तो आपका EMI टाइम पे नहीं भर रहे, आप सैलरी टाइम पे नहीं हो रहे, क्रेडिटर्स को इन टाइम पे नहीं जा रहे, बट आप बहुत सारे बिजनेस से विड्रॉल कर रहे। एज ए डायरेक्टर, एज ए पार्टनर, एज ए प्रोपरेटर आप बिजनेस से पैसे बाहर निकला, तो वो बिजनेस का जो वर्किंग कैपिटल रहता है वो कम, आपका गैप कम पड़ के आपको बैंक लोन्स जाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको ये ध्यान में रखना है, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस से पैसे निकलना नहीं है। जब तक आपका सरप्लस फंड होगा तब तक आप बिजनेस से फंड निकलना नहीं चाहिए, नहीं तो आपको बैंक से लोन लेना पड़ेगा, अनसिक्योर्ड लोन लेना पड़ेगा। लायबिलिटी साइड का सेकंड जो है अनसिक्योर्ड लोन्स। अनसिक्योर्ड लोन्स जो होता है वो आपका क्रेडिट वर्दीनेस के ऊपर आपका सिबिल रिपोर्ट देके, आपका ट्रैक रिकॉर्ड देके आपको अनसिक्योर्ड लोन मिलेगा। इधर कौन सा भी सिक्योरिटी नहीं रहते, इसमें आपका पर्सनल गारंटी, आपका पर्सनल ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से इधर बैंक आपको अनसिक्योर्ड लोन देता है। अनसिक्योर्ड लोन्स में क्रेडिट कार्ड है, स्टूडेंट्स लोन है जब आप एजुकेशन लोन लेंगे, और पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, ये सब जो लोन है उधर कौन सा भी सिक्योरिटी नहीं होता है। ज्यादा से ज्यादा अनसिक्योर्ड लोन जो लेता है वो एक तो रिलेटिव से आता है, एक तो फ्रेंड से आता है, नहीं तो NBFC बैंक्स आपको ज्यादा से ज्यादा अनसिक्योर्ड लोन्स देता है बिजनेस के लिए। जो अनसिक्योर्ड लोन से इट्स ए वेरी एक्सपेंसिव लोन, हम लोग आपको सजेस्ट नहीं करेंगे, आप अनसिक्योर्ड लोन में जाने का ही नहीं है। मैंने बहुत सारे बिजनेसमैन का जो डाउन ट्रेंड चालू हो जाता है, तो पहले वो लोग विदाउट लोन बिजनेस चालू करेंगे, बाद में स्लोली जैसे बिजनेस ग्रोथ होता है तो वो लोग स्लोली टर्म लोन लेंगे, बाद में कैश क्रेडिट यूज करने का हैबिट पड़ेगा, स्लोली उनका बिजनेस का जब ग्रोथ ट्रेंड कम स्टार्ट होगा, उनका ग्रोथ का जो डाउन ट्रेंड चालू होगा, उस टाइम पे स्लोली उनका फंड का क्रंच चालू हो जाएगा। जैसे फंड का क्रंच चालू होगा तो आपको सिक्योर्ड लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका जो रीपेमेंट कैपेसिटी, आपका जो प्रॉफिट है वो बैंक दे के आपको लोन देता है। फिर आप क्या सोचेंगे, अभी हम लोग अनसिक्योर्ड लोन में जाएंगे। जैसे आपका ट्रेंड इधर डाउन का चालू हो जाता है, जैसे आप अनसिक्योर्ड में शिफ्ट होता है, तो अनसिक्योर्ड लोन्स जब आप लेने के लिए जब स्टार्ट करेंगे, आप इधर बहुत सीरियसली आपको सोचना है। जैसे आपने अनसिक्योर्ड लोन लेने को स्टार्ट हो गया तो आपका डाउन ट्रेंड चालू हो सकते हैं। हर एक इसमें नहीं है, बट 90% केस में ये होता है। जैसे आपने अनसिक्योर्ड लोन लिया तो स्लोली आपका बिजनेस का इफेक्ट हो जाता है, क्योंकि उधर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई होता है,
आपका जो रीपेमेंट कैपेसिटी, आपका जो प्रॉफिट्स का जो मैचिंग होता है वो नहीं मैच कर सकता नहीं है आप लोग। उसके लिए अनसेक्योर्ड लोन में ज्यादा से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। जैसे आप बिजनेस में तो अनसेक्योर्ड लोन लेंगे, बहुत सारे लोग, कोई लोग पर्सनल आपका कोई फ्रेंड से, कोई रिलेटिव से भी आप लोन लेता है। बट ये आप ये ध्यान रखिए, जैसे आप बिजनेस में अनसेक्योर्ड लोन लिया, उसका आप इंटरेस्ट पे करेंगे, उसको रीपेमेंट भी करेंगे। जैसे आप एज ए इंडिविजुअल, एज ए पर्सन आप किसी से लोन लिया, जैसे आप इवन सैलरी होल्डर है, आप किसी फ्रेंड से 1 लाख रुपए आपने लोन लिया, बट आपने उनको रीपेमेंट नहीं किया, तो इन केस में इन फ्यूचर में आपको कुछ नोटिस आया तो उसको आपको एज ए गिफ्ट, तो सपोज 50,000 से ज्यादा हुआ तो आपको एज ए गिफ्ट बोल के वो कंसिडर होके आपको इनकम टैक्स अदर सोर्सेस ऑफ इनकम में ऐड करके आपको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। उसके लिए जो भी आप अनसेक्योर्ड लोन लेंगे अदर देन रिलेटिव्स, मींस रिलेटिव्स से लिए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जैसे आपने फ्रेंड से लिया, कोई बाहर लोगों से लिया, तो आपको जो भी आपने लोन लिया वो आपको रीपेमेंट करना बहुत जरूरी है। जो अनसेक्योर्ड लोन्स होता है जनरली बिजनेस में भी प्रोपरेटर में प्रोपरेटर से लेंगे, पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर से, डायरेक्टर का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रहा तो आप डायरेक्टर से भी आप अनसेक्योर्ड लोन ले सकते हैं। जैसे अभी बैंक आप लोन के लिए जाएंगे तो उधर एक डेट इक्विटी रेशियो कैलकुलेशंस होता है। जैसे डेट इक्विटी रेशियो कैसा होता है, डेट मींस लोन, इक्विटी मींस आपका पैसे, ये जो दोनों मैचिंग होता है 1:1। सपोज आप 1 करोड़ बैंक से लोन ले रहा है तो बैंक का एक्सपेक्टेशंस रहते हैं आपका भी बिजनेस में 1 करोड़ होना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों का वो मैच नहीं होता है, तो बैंक कभी कभी आपको एक ऑप्शन देते हैं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहते, तो आप ये ध्यान में रखिए। जैसे आपका अनसेक्योर्ड लोन से वो भी आप इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते, वो बैंक आपको क्वैसी इक्विटी बोल के उसको कंसिडर करके आपका डेट इक्विटी रेशियो जो है वो मैच करके आपको लोन सैंक्शन होता है। उसके लिए आपको ये ध्यान देना है, जब भी आपका अनसेक्योर्ड लोन से, तो आप वो बैंक से बात कर सकते हैं, क्वैसी इक्विटी कंसिडर करके आप मेरे को लोन दे दीजिए। बट बैंक आपसे एक डिक्लेरेशन लेगा, जब तक वो बैंक आपका लोन रीपेमेंट नहीं होगा, जब तक आप उसका टेनर रहता है लोन का, तब तक आप ये जो अनसेक्योर्ड लोन है वो आप विड्रॉल नहीं कर सकते। बहुत सारे एनबीएफसी आपको बैंक भी आपको अनसेक्योर्ड लोन्स देता है लास्ट कंसिडरिंग लास्ट 3 इयर्स का बैलेंस शीट देके, बट उधर इंटरेस्ट बहुत हाई होता है। इसके लिए हम लोग इसको आप अनसेक्योर्ड लोन लेने को हम लोग एडवाइज नहीं करते। भी बहुत सारे लोग जब फाइनेंस से लोन लेंगे, सपोज आपका मशीनरी लोन है, जैसे आपने बजाज फाइनेंस से, टाटा फाइनेंस, नहीं तो आप इलेक्ट्रॉनिक से लोन लिया, तो आप जो इंटरेस्ट पे करेंगे उसके ऊपर आपको टीडीएस कट करके, बहुत सारे लोग इसको मिस होता है क्योंकि उनको पता नहीं है वो इंटरेस्ट के ऊपर, बैंक से भी फाइनेंस से भी आप लोन लिया तो भी आपको टीडीएस कट करके पे करना पड़ता है। बैंक से तो कुछ जरूरत नहीं है आपको टीडीएस कट करना, बट जब आप फाइनेंस से लोन लेंगे तो आपको टीडीएस कट करना बहुत जरूरी है। सेक्शन 269 एसएस, आपको जो लोन है, अब बहुत सारे लोग लोन कैश में लेता है तो दैट इज नॉट अलाउड। 20,000 से ज्यादा आप कैश से लोन नहीं ले सकते। जैसे आपका कैश एक्सपेंडिचर जो है पर डे 10,000 है, बट ये जो 20,000 जो लोन है ये आपका लाइफ टाइम का है, मीन्स एक पर्सन से एक बार आप 20,000 से ज्यादा कैश में लोन आप नहीं ले सकते। आपको अकाउंट पे ही क्रॉस चेक की लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको इक्वल टू जो लोन लिया आपने उसका पेनल्टी आपको भरना पड़ेगा। जैसे 269T रीपेमेंट, जैसे आपने लोन लिया बाई चेक से, आप रीपेमेंट भी बाई क्रॉस चेक से ही देना है आपको, अकाउंट पे चेक से, नहीं तो आपको उधर भी 100% पेनल्टी पड़ेगा। सेक्योर्ड लोन्स में आपका जो भी लोन रहेगा वो सिक्योरिटी बैंक लेंगे। इधर बैंक का रिस्क बहुत कम होता है क्योंकि बैंक उनको पैसे से पैसे बनाना है, पैसे से उनको प्रॉपर्टी नहीं बनाना है। उसके लिए वो बैंक क्या करेगा, आपका जो भी कोलेटरल सिक्योरिटी रहेगा वो ज्यादा से ज्यादा लिक्विड कैसे होगा, मीन्स आपका फ्लैट है, गोल्ड है, आपका एफडी है, ऐसे सिक्योरिटी लेने में ज्यादा से ज्यादा बैंक इंटरेस्ट होता है क्योंकि उनको पैसे से पैसे बनाना है, उनको प्रॉपर्टी बना के ऑक्शन करके उनको पैसे नहीं कमाना है। उसके लिए उनका जो कोलेटरल सिक्योरिटी होता है वो बहुत लिक्विड होता है, तो लोग ज्यादा से ज्यादा लिक्विड एसेट लेना चाहता है। जैसे सिक्योरिटी में फॉर एग्जांपल आपका ऑटोमोबाइल से इन्वेस्टमेंट है, इंश्योरेंस पॉलिसीज है, मशीनरी एंड इक्विपमेंट है, आपका रियल एस्टेट है, आपका फ्लैट है एंड अदर ज्वेलरीज है, ये सब वो सिक्योरिटी बोल के लेना चाहता है।
Anjali madam, we have another 7 minutes. You can read this because it is very important and it is part of our secured loan. So you can read up. Okay, right, sir. Yeah. Okay, sure. So, some important considerations before we take secured loans. Analyze the purpose of loan. Then the end use of loan is very important, and do not divert the loan amount to any other purpose. Take the loan only for revenue generating activities like purchase of machinery, factory shed, etc., and not for non-productive expenses like buying a luxury car or something like that. Check the loan repayment capacity and whether there is enough business opportunity for the repayment of loan. Check the debt ratio and debt service coverage ratio. These two ratios are most important. Debt equity ratio reflects investment in business and outside borrowing. The advisable debt equity ratio is 1:1. Just now, sir explained. Debt service coverage ratio indicates the repayment capacity from the cash flow of the business. The advisable debt service coverage ratio is more than 1.75. Current ratio is important for cash credit sanction. A business must maintain it. Current ratio indicates the ratio between current assets and current liability. Current assets should be more than the current liability. The advisable current ratio is more than 1.4. Cash credit is one of the most expensive and dangerous loans because businessmen use it without much planning. They do not focus on recovery from the customers either. Once the cash credit is utilized, interest will be charged on the full amount. In case of term loan, the EMI includes principal as well as interest. So the loan amount is reduced. But in case of cash credit, the loan amount remains the same and the businessman is paying only interest. Hence, we advise that use your cash credit account like a current account. It means pay the cash credit every year and use it only when required. Before applying for cash credit, check the correct working capital gap. If you are not fully utilizing the sanctioned amount, you are paying extra processing fees. However, if you are utilizing more than the sanctioned amount, then you are paying higher interest on such extra utilization. Do not utilize cash credit for purchase of fixed assets, otherwise it hampers the working capital. New entrepreneurs can get CGTMSE loan up to ₹2 crores without collateral security. For this loan, the entrepreneur has to pay CGTMSE charges up to 1%. The finance cost of such loan is higher compared to other loans. Should I stop, sir? Yeah. Thank you. Right. Over to you. Before taking secured loans, you have to analyze the following things. जैसे आप secured लोन लेना है, कौन सा भी लोन, नॉट ओनली secured, इवन अनसेक्योर्ड रहने दीजिए और secured रहने दीजिए, आपको ये देखना ही है आपका पर्पस क्या है, लोन का पर्पस क्या है, आप किसके लिए लोन ले रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मेरा सब क्लाइंट को लोन लेने से पहले मेरे को आप पूछ के लीजिए, मैं उनको पूछता हूँ आप पर्पस क्या है, आपका लोन, आप लोन क्यों लेना चाहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोन, बैंक आपको लोन दे रहे हैं बोल के आपको लोन नहीं लेना है, आपको कभी कभी बैंक लोन नहीं चाहिए ये भी बोलने के लिए आना चाहिए एज ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन। आपको जो लोन है उसका जो एंड यूज है वो भी जिसके लिए आप लोन लिया वो उसका पर्पस उसका ही यूज करना बहुत जरूरी है। अभी बहुत सारे बिल्डर का केस हम लोग देखते हैं, उनका बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है वो इनकम्प्लीट रह गया, ये रीजन वही है, उसके लिए रेरा एक्ट आ गया,
हम लोग ये बुक में रेरा के बारे में हम लोग कुछ डिटेल्स में हम इन फ्यूचर में हम स्टडी करेंगे। ये जो रेरा एक्ट आने का रीजन ही वही है, बहुत सारे फ्लैट होल्डर का पैसे लिया, वो दूसरा लैंड में डाइवर्ट किया, उधर कुछ प्रॉपर उनका इन्वेस्टमेंट का ये नहीं हुआ रिटर्न्स, तो उनका जो रेगुलर जो स्कीम है वो भी उनका बंद पड़ा। इसके लिए आपका जो लोन का पर्पज है, बहुत सारे लोग लोन कुछ अलग रीजन से लेते हैं और यूटिलाइजेशन दूसरा जगह पे होते हैं, दिखाते हैं बिजनेस के लिए और यूज करते पर्सनल के लिए। इससे भी आपका बिजनेस में बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। यूटिलाइजेशन ऑफ लोन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो लोन लेना है आपको रेवेन्यू जनरेट एक्टिविटी में लेना है। जैसे आप बिजनेस स्टार्ट किया, 2-3 साल आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो आप ज्यादा से ज्यादा आप रेवेन्यू जनरेशन एक्टिविटी में करना है। मीन्स आपका मशीनरी लेना है, फैक्ट्री शेड लेना है। जैसे अभी कोटे सर ने बताया दिखाव करने का, दिखाव करने से मेरा फ्रेंड ने अभी मर्सिडीज गाड़ी लिया, तो मेरे को भी मर्सिडीज गाड़ी लेना है। आप कंपैरिजन में जाएंगे आप, तो आप मशीनरी लेने के जगह पे आप क्या करेंगे, आपका मर्सिडीज बेंज में, ऑडी गाड़ी में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। जैसे वो गाड़ी शोरूम से बाहर आता है तो उसका वैल्यू 50% कम हो जाता है। जो फीलिंग तो सेम रहते, थोड़ा फर्क चेंज रहेगा, आपका सेफ्टी से अच्छा रहेगा, कुछ फीलिंग इंटीरियर अंदर अच्छा रहेगा, बट आपका पर्पस क्या है? आपका पर्पस बिजनेस को ग्रोथ करना है। बिजनेस ग्रोथ करने के लिए आपको मशीनरी में इन्वेस्टमेंट करना है, फैक्ट्री शेड में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। बाकी अदर कंपैरिजन के लिए, अपना लाइफस्टाइल दिखाने के लिए आपको खर्चा नहीं करना है एज ए बिजनेसमैन। अभी बहुत सारे बिजनेसमैन लोगों का ये हैबिट रहता है, मेरा क्लाइंट्स ऐसे कोई नहीं है जो मार्केट में नया मॉडल गाड़ी आ गए तो इमीडिएट उसको पुराना वाला बेच के नया गाड़ी लेना। मैंने पहले डे 1 से उनको डिसिप्लिन रखा हुआ है। मेरा क्लाइंट्स ऐसे कोई नहीं, मैं ही बताता हूँ सर ये गाड़ी पुराना हो गया, आप गाड़ी ले लीजिए। बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि जैसे मार्केट में गाड़ी नया आ गया, उन लोग तो सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, आप आगे थोड़ा बड़ा करेंगे, नीचे थोड़ा छोटा करेंगे, दे आर गिविंग द न्यू मॉडल। बट आप तो खुद का जो ओल्ड गाड़ी है वो बेच के, कमी रेट में बेच के आप क्या करेंगे, हायर रेट में आप गाड़ी परचेज करेंगे। जैसे वो मार्केट शोरूम से नीचे आ जाते हैं तो उसका वैल्यू 50% कम हो जाता है। आपको इन्वेस्टमेंट किधर करना, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट और एक देखना आपका रीपेमेंट कैपेसिटी। हर एक आदमी का एक रीपेमेंट का कैपेसिटी रहता है, कितना भी बड़ा बिजनेसमैन होने दीजिए, आपका रीपेमेंट कैपेसिटी से ज्यादा लोन नहीं लेना चाहिए। उसके लिए भी एक स्ट्रक्चर है, उसके लिए एक फॉर्मूला है। आपका ईएमआई कितना होना चाहिए, आपका इनकम का ईएमआई कितना होना चाहिए। आपका ईएमआई जो है आपका इनकम का 40 to 50% ही आपका इनकम का, नेट इनकम का आपका ईएमआई होना चाहिए। बहुत सारे लोग अभी घर 80% 90% वो लोग लोन देते हैं, तो बहुत सारे लोग खुद का इनकम का 70-80% भी उन्होंने लोन करके लिया। तो 2009-10 में जो रिसेशन आया था उस टाइम में बहुत सारे लोगों का, जो सॉफ्टवेयर कंपनी का लोगों का प्रॉब्लम्स हुआ था, जॉब जब लॉस हो गया उनका। इसके लिए आपको लोन भी लेना है तो आपको आपका रीपेमेंट कैपेसिटी देखना बहुत जरूरी है। जब आप लोन लेने के लिए जाएंगे तो आपको खुद का डेट इक्विटी रेशियो एनालिसिस कर लीजिए। अभी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किया डेट इक्विटी रेशियोज क्या होता है, वो 1:1 होना चाहिए। और डेट सर्विस कवरेज रेशियोज, डेट सर्विस कवरेज रेशियोज आपका कभी भी मोर देन 1.75% होना चाहिए। ये डेट सर्विस कवरेज रेशियो क्या होता है, जैसे आप मैंने ऊपर बताया रीपेमेंट कैपेसिटी, ये जो रीपेमेंट कैपेसिटी है वो डिसाइड करते हैं आपका प्रॉफिट कितना है और आप कैसे आप रीपेमेंट करेंगे। जितना ज्यादा वो रेशियो रहेगा उतना अच्छा आपका रीपेमेंट कैपेसिटी होता है। ये सब एक अकाउंटिंग रेशियोज है, आप इसको ज्यादा से डीप में गए तो आपको आगे हम लोग रेशियो एनालिसिस में एक अलग चैप्टर से उसमें हम लोग ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना समझ के लीजिए डेट इक्विटी रेशियोज क्या होता है, डेट सर्विस कवरेज रेशियोज क्या होता है। करंट रेशियो इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो। जैसा आप कैश क्रेडिट लेने के लिए गया तो आपको करंट रेशियोज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। करंट रेशियो इंडिकेट रेशियो बिटवीन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। करंट एसेट शुड बी मोर देन द करंट लायबिलिटीज। कभी भी आपका जो करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स इंक्लूड्स आपका डेटर से, स्टॉक है एंड अदर करंट एसेट्स है, और करंट लायबिलिटी इंक्लूड्स आपका क्रेडिटर से, बाकी आपका अदर लायबिलिटीज है। ये जो करंट एसेट है कभी भी ज्यादा होना चाहिए। आपका मिनिमम कितना ज्यादा होना चाहिए, 1.4। एक लायबिलिटी है तो 1.4 तो आपका करंट एसेट्स होना चाहिए। इट इज ए गुड साइन। मीन्स बहुत सारे लोगों का बैलेंस शीट रीड करने के लिए नहीं आता है, तो बैलेंस शीट का सबसे बड़ा ये जो रेशियोज है ये आपको चेक करना है, क्योंकि आपका जैसे आपका बॉडी का अपने जाके डॉक्टर से चेक करता है, ऐसे आपको बैलेंस शीट का भी एक
मेरा बैलेंस शीट हेल्दी है क्या नहीं, वो आपको देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि बैलेंस शीट जब आपका हाथ में आएगा एज ए बिजनेसमैन, आप पहले देखेंगे मेरा टैक्स कितना जा रहा है, इधर से स्टार्ट होगा। बट आपका बैलेंस शीट में क्या इम्पैक्ट होगा उसका, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसमें क्या इम्पैक्ट होगा, आपका इन फ्यूचर में ग्रोथ के लिए क्या इम्पैक्ट होगा, आपको ये ध्यान दे के आपका बैलेंस शीट एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। जैसे आपका बैलेंस शीट बिगड़ गया तो आपको बिजनेस तो इफेक्ट होगा ही होगा, उसके साथ में आपका कोई बैंक फाइनेंस नहीं मिलेगा तो फिर आपका ग्रोथ में इफेक्ट होने का चांसेस रहते हैं। आपको डे वन से जब आप बिजनेस स्टार्ट किया तब से आप मॉनिटरिंग किया तो आपका बैलेंस शीट हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। जो कैश क्रेडिट है, कैश क्रेडिट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव एक्सपेंसेस। अभी हम लोग लास्ट सेशन में भी कैश क्रेडिट के बारे में डिस्कशन हुआ था। दिस इज वेरी डेंजरस लोन। मैंने तो किसी क्लाइंट को सजेस्ट नहीं करूंगा आप कैश क्रेडिट लेना है, क्योंकि जैसे आप कैश क्रेडिट लेंगे तो आपको एक आदत बन जाते तो पूरा यूज कर देने का उसको। सपोज आपने 2 करोड़ का कैश क्रेडिट लिया तो उसको यूज होने तक आप छोड़ेंगे नहीं उसको, क्योंकि आपको लगता है ये मेरा ही पैसे है, बट वो एक्चुअली बैंक का पैसा रहता है। उससे क्या आपका इम्पैक्ट होगा, आप एक तो कस्टमर से रिकवरी फास्ट नहीं होगा, नहीं तो आप वो क्रेडिट टाइम जो है वो बढ़ा के दे देंगे क्योंकि मेरे पास यूटिलाइजेशन करने के लिए फंड है, बट आप उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। और एक बार 2 करोड़ का बढ़ गया तो आपको वो रीपेमेंट करना बहुत दिक्कत होता है। जैसे टर्म लोन में कैसे होता है, ईएमआई रहते हैं। अभी सपोज आप 2 करोड़ लिया तो महीने को 2-2 लाख आपका ईएमआई आता है, तो वो इंक्लूडिंग ऑफ इंटरेस्ट रहते, तो आपका लोन ऑटोमेटिक कम होते जाते हैं। बट ये जो कैश क्रेडिट है, अभी 2 करोड़ लिया और पैसे कम किया और 2 करोड़ लिया, ये 4 करोड़ 10 करोड़ होने का चालू हो जाते, ये इतना बड़ा बन जाते, तो आपका जो असेट्स बनाए अपने बिजनेस से उससे बड़ा होके ये कैश क्रेडिट अकाउंट्स बैठता है। अभी आरबीआई ने रिसेंटली एक रूल भी आ गया, बहुत अच्छा हो गया। मैंने अभी ऑलरेडी मेरा बुक्स में भी लिखा था मैंने, यू कैश क्रेडिट अकाउंट यूज लाइक ए करेंट अकाउंट्स। आपका जो कैश क्रेडिट है आप उसको करेंट अकाउंट जैसे यूज करना। करेंट अकाउंट जैसे मीन्स जैसे आपने कैश क्रेडिट सपोज 2 करोड़ यूज किया, आप बैंक में 2 करोड़ का ऊपर आप एवरी ईयर उसमें डालना ही है, तो ये आपका खुद का पैसे भी आप उसका बिजनेस में रोटेशन कर रहे हैं। तो आप सिर्फ सपोज 2 करोड़ आपने कैश क्रेडिट लिया, सिर्फ 1 करोड़ ही आपने बैंक में सीसी में आपने भरा, तो अब सिर्फ आपका 1 करोड़ का ही कैश फ्लो का रोटेशन हो रहा है। इसके लिए अभी आरबीआई ने स्ट्रिक्टली रूल्स लेके आया, जिधर जिधर आपका कैश क्रेडिट है आप उसको करेंट अकाउंट बोल के यूज करना। मीन्स आपका करेंट अकाउंट बंद करके यू यूज सीसी अकाउंट लाइक ए कैश क्रेडिट। ये बहुत अच्छा डिसीजन है आरबीआई का, और ये बिजनेसमैन के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि उनका जो फंड मैनेज करने की उनके लिए इजी हो जाता है। कैश क्रेडिट लेने से पहले आपको आपका वर्किंग कैपिटल गैप्स चेक करना है और उसका प्रोसेसिंग चार्जेस भी कितना है आपको वो चेक करना है। बहुत सारे लोगों का एक ये रहता है, जैसे सर मेरे को अभी कभी भी पैसे लगता है। बिजनेस में कभी भी ऐसे वर्ड यूज करना बहुत गलत है, क्योंकि आपको बजटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपका 2-3 साल का ट्रेंड देखना है और आगे आपका कितना ऑर्डर बढ़ने वाला है, तो आपका कैश क्रेडिट कितने लगने वाले है। अभी सपोज लास्ट ईयर आपने 25 लाख यूज करते आया हुआ है, आपको एकदम 50 लाख 1 करोड़ नहीं लगने वाला है, 25 का 30-35 तक आपको लगेगा। तो बहुत सारे लोग 50 लाख का लोन सैंक्शन करके रखेंगे बट वो यूज नहीं हुआ, तो आपको उसके ऊपर प्रोसेसिंग चार्ज पे करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको पहले एनालिसिस करना, मेरे को कैश क्रेडिट कितना लेना है, मेरा लास्ट 3 इयर्स में मेरा इतना ऑर्डर के लिए मैंने कितना फंड यूज किया हुआ, उतना ही आप कैश क्रेडिट लीजिए, तो आपका प्रोसेसिंग चार्जेस भी आपको बच जाता है। जो कैश क्रेडिट है वो आप कैपिटल असेट लेने में यूटिलाइज नहीं करना है आपको, क्योंकि जो कैश क्रेडिट है वो स्पेसिफिक आपका वर्किंग कैपिटल के लिए दिया हुआ रहता है, तो आप उसको वर्किंग कैपिटल में ही यूज करना है। मीन्स सैलरी पे करने के लिए, आपका सप्लायर को पे करने के लिए, रेंट पे करने के लिए आप टैक्स पे कर सकते, बट आप फिक्स असेट्स में आप नहीं डाल सकते, क्योंकि इमोबल प्रॉपर्टी के लिए आपको टर्म लोन लेना पड़ेगा। सपोज आपने कैश क्रेडिट यूज किया, एक तो आपका वायलेशन होगा, प्लस आपका जो फंड का जो गैप है वो बढ़ के आपको फंड का क्रंच आ जाएगा। जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स है उनके लिए सीजीटीएमएस सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम का अप टू 2 करोड़ आपको विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी लोन मिलता है। ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि मेरे पास इधर घर नहीं है, फ्लैट नहीं, तो मेरे को कैसे लोन मिलेगा। तो उन्होंने बिजनेस करने का उन्होंने एक तो पोस्टपोन करेगा, नहीं तो बिजनेस करने का डेयरिंग नहीं करते। बट ये स्टार्टअप लोगों के लिए ये एडवाइस है, आपको सीजीटीएमएस स्कीम में आपको अप टू 2 करोड़ आपको लोन विदाउट एनी सिक्योरिटी आपको लोन मिलता है। उसके लिए आपका फ्रेंड्स में आपका जो भी कलीग्स है उनको भी आप शेयर कर दीजिए, उनको बता दीजिए आपको सीजीटीएमएस स्कीम में आपको 2 करोड़ का बिजनेस करने के लिए टर्म लोन मिल सकता है। इसमें एक क्या होता है कि 1% आपको बैंक सीजीटीएमएस चार्जेस लेगा एज ए इंश्योरेंस। जैसे आपका अनसिक्योर्ड होते तो इन केस इन फ्यूचर में कुछ रीपेमेंट का प्रॉब्लम हुआ तो
दे आर कलेक्टिंग फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। उसके लिए जैसे बाकी जगह पे आपको 9% से सिक्योरिटी आप दिया तो आपको 9% इंटरेस्ट रहा तो आपको 9% प्लस 1% मीन्स आपको इधर 1% कॉस्ट बढ़ जाता है। तो दैट इज ओके इफ यू आर स्टार्टिंग, इफ यू आर हैविंग नो एनी सिक्योरिटी, आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ये बहुत अच्छा स्कीम है। Thank you for your patience. If you have any queries related to share trading and know your balance sheet trading, you can raise your hand and ask the questions. We already have one question from Kiran. Which demat account should be open, Angel, Upstock or else? Kote sir, this question is for you. And what would be the annual charges, commission for it? Please guide. Kote sir. हेलो। Yes sir. Which हाँ सर, account is म्यूट था वो। good? हाँ बोलिए सर। Charges. हेलो। Yes sir. Yes, you can. हाँ सर, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। आजकल मार्केट में सब लोग फ्री में अकाउंट प्रोवाइड कर रहा है। ओके, एनुअल चार्जेस किसी के पास 200 रहेगा, शेर खान के पास 400 रहेगा, दैट इज डिफरेंट। सेकेंड थिंग, आपको एक चीज बताता हूं मैं, कोई भी चार्जेस रहने दो, एडवाइजरी अपस्टॉक या जीरोधा वो आपको ही करना है, वहां पर सर्विस नहीं मिलेगा। आपको बाई करना है, आपको सेल करना है, लॉस हुआ तो आपको लॉस से लेना है, प्रॉफिट हो तो आपको लॉस लेना है। अपस्टॉक, एंजल एंड जीरोधा ये सब डिस्काउंटेड ब्रोकर्स है। अगर मेरा व्यू चेक करते हो तो आप अच्छा ब्रोकर के पास ले लीजिए, लाइक शेर खान, वेंचुरा, ये बहुत पुराना ब्रोकिंग हाउसेस है। ठीक है, एंजल आल्सो इज पुराना ब्रोकिंग हाउस, वहां पर सर्विस जिधर मिलता है उधर ले लीजिए। 1 रुपए ज्यादा आप ये दे दीजिए, ब्रोकरेज दे दीजिए, मगर सर्विस एडवाइस जहां पर मिलता है वहां पर ले लीजिए। आजकल सब अकाउंट ओपनिंग फ्री है, ओनली एनुअल चार्जेस रहेगा। किसी के पास 200, 400 या 300 इतना ही रहेगा। एंड सेकेंड थिंग, एडवाइस जो प्रोवाइड करेगा वो शायद 1-2 रुपए ब्रोकरेज ज्यादा करेगा। नॉर्मली 20 रुपीज चल रहा है मार्केट में, कोई 25 बताएंगे, बाकी बस उतना ही डिफरेंस है। अच्छा ब्रोकिंग हाउस के पास आप जाइए, डिस्काउंट ब्रोकरेज जो भी है वहां पर मत जाइए। Okay, thank you, Kote sir. If you have any other queries, please ask in question and answer session. Otherwise, we'll close the sessions. We'll meet next Thursday. We'll wait for 1-2 minutes, and if you have any queries, we can raise the hand. I will do the unmute, and you can ask the question. Okay, thank you, Kote sir. Thank you, Anjali madam, and thank you all participants. Thank you very much for your patience and giving valuable time. And thank you. We'll meet in नेक्स्ट Kiran, you can post your queries in groups. We will allow up to 9 for question answer session. So we will meet next Thursday. Okay. Thank you. Yeah. Thank you, sir. Thank you, madam. थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you all. Have a good night and have a great day. Thank you.